मैंने बहुत बार कहा है कि ये पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री है। कितना हरामी है इस देश के अंदर एक नेता जो ये कह रहा है कि उस दिन कोई पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं आएगी, रोडवेज की बसें भराई गई, जबरदस्ती मनरेगा वालों को मजबूर किया गया। कितनी कितनी योजनाएं जो आज तक चालू हुई 2014 से अब तक सारी ठुस पड़ी हैं। टॉयलेट खा गए 6-6 हजार करोड़ रुपए का इनके नेता। मतलब चारा खाने वाले देखे थे, सड़क खाने वाले देखे थे, पुल खाने वाले देखे थे, टॉयलेट खाने वाले नेता पहली बार देखे हैं। लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए जिससे कि आईएमटी के लिए जो जमीनों का कब्जा लेना है, जो गांव खाली कराने हैं, वो मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। उद्योगीकरण के नाम पर जींद को बर्बाद किया जा सके, जैसे गुड़गांव को कर चुके हैं, सोनीपत को कर चुके हैं, झज्जर को कर चुके हैं, रेवाड़ी को कर चुके हैं। और जब आपके पास कुछ बचेगा नहीं तो आपके बच्चों को करना कुछ आता नहीं, क्योंकि स्कूल ने ये निर्णय लिया हुआ है कि वो आपके बच्चों को कुछ करने लायक छोड़ेंगे नहीं। वो सुबह से लेकर रात तक केवल और केवल रट्टा मरवाने की एक विद्या के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका बच्चा एक बुद्धिहीन गधे की तरह बड़ा हो रहा है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता है, जो केवल वही कहता है जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। कावड़ियां के ऊपर फूल बरसाए, अब कै करोड़ के फूल बरसाए, चाहे कितना बिल ला दो। इसी तरीके से कौशल विकास योजना में जो पहले नाई की दुकान पर ला गए थे, सर्टिफिकेट दिया, 15,000 रुपए उसके नाम के एक बार खा गए, 10,000 रुपए एक बार खा गए उसके नाम के। सोनम वांगचुक 18-20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज सुबह जो है उनको दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में जोर जबरदस्ती भर्ती करवा दिया। तो इस सब जो ये खेल चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सोनम वांगचुक की नीयत पर सवाल उठाने वाला इस देश के अंदर सबसे बड़ा मूर्ख होगा। मतलब दूसरा फायदा ये हुआ कि जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावे में जो चोरी हो रही थी, उस चोरी का जो केस था, वो जो मामला जनता में चल रहा था और खबरों में चल रहा था, वो मामला दब जाए किसी तरह से। तो अब आप देखेंगे कि आज सोनम वांगचुक खबरों में है और चोरी का मामला पीछे कहीं चला गया है। वो क्या चाहते थे कि ये छात्रों का गुस्सा जो है वो किसी तरह से ठंडा हो जाए। तो एक बार बवाल मचा और फिर अब जब 20 तारीख को मोबिलाइज होने वाली थी, देश की जनता आने वाली थी 20 तारीख को जंतर मंतर पर, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाए। दो चॉइस होंगी उनके मरने के बाद, या तो देश में गुस्सा उठे सोनम वांगचुक के मरने के बाद, और फिर वैसा ही हाल हो जो श्रीलंका और नेपाल में हुआ था कि इस धर्मेंद्र प्रधान को लोग पीटते हुए संसद से निकालें या इसके घर से निकालें और इसके कुर्ते पाड़ के उसको सड़क पर नंगा करें, और फिर बाकी नेताओं का भी यही हाल करे फिर जनता, और फिर यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी नई सत्ता कायम करे, जो कि 2026 और 27 का करने का प्लान है। तो इसका यह मतलब माना जाएगा कि आपने गुलामी को स्वीकार कर लिया है। इसका यह मतलब माना जाएगा कि आप अब ये मान चुके हैं कि आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं रही है और अगली पीढ़ियों का गुलाम होना तय है। सेना का आदमी किराए पर उठाया हुआ लड़ाका होता है, पैसे देकर के लड़ना उसका काम होता है, वो दोनों तरफ के लोग मरते हैं, वो आम जनता है। दूसरा व्यक्ति जो रगड़ा जाता है वो होता है जो ना इस तरफ होता है जो ना इस तरफ होता है, जो सोचता है कि मैं अगर इनके बीच आऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, जबकि असलियत में मारा ही वो जाता है जो कुछ भी नहीं करता है, जो दोनों तरफ में से किसी तरफ नहीं होता है। आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, या तो अच्छाई की चूज करो या बुराई की करो। सबसे ज्यादा घर किसके टूट रहे हैं? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा बच्चे वैक्सीन से नपुंसक किसके हुए? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा विदेश कौन जा रहा है? हिंदू। सबसे ज्यादा किसान बर्बाद हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, सारे कौन है? हिंदू। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार कौन है? हिंदू। आपकी महिलाओं को टारगेट करके ग्रुप लोन दे करके उनको अश्लीलता फैलाने का काम कौन कर रहा है? हिंदुओं का। आपके टैबलेट दे करके, मोबाइल दे करके बच्चों की अगली जिंदगी बर्बाद कौन कर रही है? हिंदुओं की। अश्लीलता वाली वीडियोस किन की लड़कियां बना रही है? हिंदुओं की। गुंडागर्दी किसके बच्चे कर रहे हैं सबसे ज्यादा? हिंदुओं की। मतलब आप देखोगे कि आपकी अगली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के इस टारगेट में, और जो कुछ नहीं बोल रहे हैं उन्हीं के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। लोग अपना रुपया मांगेंगे। जब लोग अपना रुपया मांगेंगे, रुपया मतलब नोट नहीं, रुपया, रुपया है आरबीआई के अंदर रखा हुआ सोना, जो कि इस नोट के बदले देनदारी है आरबीआई की। बल्कि कई बार तो इंग्लैंड वाले पूछते भी होंगे कि जब तुमको दोबारा गुलाम होना ही था तो भैया हमको 1947 में भगाया गाय को था। यहाँ के लोगों से पूछेंगे वो कि यार तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गुलाम होने जा रहे हो। शिक्षा हम तय करेंगे हमारे बच्चों को कैसी चाहिए, स्वास्थ्य हम तय करेंगे हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जबरदस्ती यार एलोपैथी थोप रहे हो आप, जबरदस्ती उनके ऊपर वैक्सीनेशन थोप रहे हो आप, जबरदस्ती उनको ये दवाई लेनी पड़ेगी। स्कूलों के अंदर मास्टर हरामखोर उन बच्चों को जहर दे रहे हैं, ये कह करके कि ऊपर से आया है हम क्या करें। अरे भाई पहले पता तो कर लो इसको जरूरत भी है कि नहीं है। आपको
कह दिया है आप आजाद हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से चल नहीं सकते। आपको कह दिया है लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बाकी आपको आजादी लग रही है तो आप बता दो आपको आजादी लग रही है। आजादी इतनी हो गई है कि आपकी लड़कियां आप नंगा नाच कर सकती हैं। आजादी इतनी हो गई है कि अब आप अपने पति को, आप अपने ससुर को, सबको जेल में ठोक सकते हैं। आजादी इतनी हो गई आप रातों को बाहर रह सकते हो। आजादी इतनी हो गई कानून के हिसाब से यदि एक औरत के 4 पतियां या एक आदमी के 3 बीवियां और एक्स्ट्रा उसने पाल रखी हैं कहीं बाहर, अगर वो अलग से चल रहा है तो वो अब कानूनन जुर्म नहीं रहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। जबकि असलियत ये है कि सलाह वहां से आती है, इंग्लैंड से, तब जाके यहाँ कानून बनेगा। और देश की जनता के हित का, देश के लोगों के हित का एक भी कानून बनाने की औकात इस लोकसभा और विधानसभा में नहीं है। तो जो पेरेंट्स हैं, इसका मतलब वो अपने बच्चों के सही काउंसलर नहीं है, क्योंकि टाइम तो पेरेंट्स ही स्पेंड करते हैं अपने बच्चे के साथ जितना होता है। तो अगर उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि भाई वो उनका बच्चा जो है वो किस चीज़ के लिए बना है या वो क्या अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो आप कैसे बता दोगे वो चीज़ें? अगर पता होता तो मोबाइल से पीछा ना छुड़वा देते। बच्चों को ध्यान में रखकर समाज का निर्माण नहीं किया गया, बच्चों को ध्यान में रखकर स्कूल का निर्माण नहीं किया गया, बच्चों को ध्यान में रखकर टीचर का सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चों को ध्यान में रखकर समाज के अंदर किसी सुविधा को, किसी काम को, किसी नए इंप्लीमेंटेशन को नहीं चालू किया गया। बच्चों को ध्यान में रखा ही नहीं गया। रखा गया नौकरी को, पैसे को, कंपनी को, जमीन को, नाम को, रेपुटेशन को, इन चीजों को रखा गया। मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत से सवाल सामने आते हैं, तो क्या भारत के अंदर मेंटल हेल्थ को एक मजाक समझा जाता है? देखो, 3 ही चीजें होती हैं। आपका संविधान, जिसको बदलने की तैयारी चल रही है, 130वां 131वां अमेंडमेंट और परिसीमन का अब की बार जो लोकसभा का सत्र आने वाला है उसमें ये प्रोपेगेंडा खेलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों के साथ गोल्डी गोयत, और जैसा कि आप सब जानते हैं किसी ना किसी खास शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। और पिछले पॉडकास्ट में जो है, जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद थी, उसमें आपने जो है बखूबी अपना प्यार दिखाया और ये इच्छा भी आप लोगों ने जाहिर की कि भाई दोबारा से उस गेस्ट को आप लोग बुलाएं और उनके साथ बातचीत करें। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र भलारा, जिनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप उनको बुलाइए और दोबारा से जो है आप बातचीत कीजिए। जो तमाम मुद्दे देश में चले हुए हैं और जो हमारे सवाल हैं डॉक्टर भलारा से, काफ़ी शॉर्ट वीडियो जो है देवेंद्र भलारा जी की वायरल भी हुई थी। तो सारी बातें जो हैं आज हम दोबारा फिर देवेंद्र भलारा जी के साथ जुड़े हैं और उनसे करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले राम राम और बहुत बहुत राम राम गोल्डी भाई जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर लेता हूँ। आज कोई नशा करके आए हो क्या आप? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे जब हमने आपकी पॉडकास्ट की थी और उससे जो शॉर्ट्स निकाली थी, तो उसमें काफ़ी हमारे साथियों के कमेंट आए कि भाई डॉक्टर देवेंद्र भलारा जो है ना, नशा करके ये बातें बोल रहे हैं और बिना नशे के तो डॉक्टर साहब कोई बात ही नहीं बोलते। नशा क्यों बोला होगा शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, काम का नशा तो रहता है मेरे ऊपर। और ये जुनून तो है कि जो बात हम कह रहे हैं कि वो लोग सुन लें कम से कम। देखो, मैं गोल्डी भाई किसी व्यक्ति को ये तो नहीं कहता हूँ पूरी दुनिया में कि तुम मेरी बात मानो, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो परम सत्य है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको टेलीविज़न ने, मीडिया ने, सरकारों ने, नेताओं ने, उद्योगपतियों ने, खिलाड़ियों ने, भांडों ने, बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने, फिल्मों ने, नाटकों ने, OTT ने, स्क्रीन ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने और अखबारों ने, चैनलों ने, सोशल मीडिया ने और सब जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर आपको एक तस्वीर दिखाई है दुनिया की, जिंदगी की, प्रगति की, उन्नति की, समाज की, किसान की, मजदूर की, नौकरी की, कंपनियों की, पैसे की, बैंकिंग की, फ्रॉड की और जीवन की। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि एक तस्वीर आपको उन्होंने दिखाई है, एक तस्वीर आपको मैं बता रहा हूं। कम से कम दूसरी तस्वीर जो आपने देखी है, जो देखी नहीं है, उसको सुन तो लो। एक डिसेंट आवाज़ है, 99 लोग एक बात कह रहे हैं और मैं एक बात कह रहा हूँ। वो बात अगर गलत भी है तो भी इसमें नशा जैसी कोई बात का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता सही है। आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति हमसे सहमत नहीं होता, आप ये कह सकते हो मैं इस व्यक्ति से सहमत नहीं हूँ, आप ये कह सकते हो विचार नहीं मिलते हैं तो हमें इसके साथ काम नहीं करना है, हम इसके साथ नहीं लग सकते। पर कम से कम उन लोगों को जिनके विचार हम जैसे हैं उनको तो साथ आके खड़ा होना चाहिए। या एक अल्टरनेट थ्योरी, एक अल्टरनेट बातचीत पर आप इस तरह की बात कह देंगे, ये तो असहिष्णुता का एक निशान है कि आप बर्दाश्त ही नहीं करोगे किसी व्यक्ति को।
ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बर्दाश्त ही ना करो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अलग विचारधारा को अपना दुश्मन मान लो? अलग तरह से सोचने वाला दुश्मन तो नहीं होता ना, वो आपका साथी भी अलग सोच सकता है, आपके परिवार का आदमी भी अलग सोच सकता है। तो मैं एक चीज अलग सोच रहा हूं, उस अलग सोच को गलत कहना मतलब मुझे लगता है कि वो सही नहीं रहेगा। उस अलग सोच को अलग मान करके आप नहीं मानते तो आप असहमत हो जाइए। तो लेट अस अग्री टू बी डिसअग्री शुड बी द कॉन्टेक्स्ट, ना कि ये नशा कर रहा है। बाकी जिसको जो कहना है वो तो कहेगा ही, अब हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करें जैसे आप लगातार पूरी पब्लिक को अवेयर करते रहते हो कि भाई इस प्रकार का फ्रॉड जो है देश में चल रहा है और आप हमारे साथ जुड़िए अगर आपको इस फ्रॉड को पूरी तरह समझना है। तो बात करें 17 जुलाई को जींद के अंदर देश के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जो है इनॉग्रेशन किया यहाँ से। और एक चीज़ जो मेरे को पर्सनली वहाँ देखने को मिली कि भाई पूरे शहर को जो है ना सिर्फ बीजेपी पार्टी के झंडे और लड़ियों से सजा रखा था, कहीं तिरंगा नहीं फहराता हुआ दिखा हमें। क्या मानते हैं आप, ये किसी एक पार्टी का प्रचार था या देश को जो ये परियोजना मिली है उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का प्रोग्राम था? मैंने बहुत बार कहा है कि ये पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री है। तो इसको यदि प्रचार करना चाहिए तो देश के तिरंगे का ही करना चाहिए, जो कि ये नहीं करता है। ये अपने हमेशा इलेक्शन के मोड में रहता है। जींद को सेलेक्ट करने के पीछे कारण था, और ये टाइमिंग जो थी ये पंजाब के इलेक्शन को ध्यान में रख करके रखी हुई थी, क्योंकि जींद का खनौरी बॉर्डर पंजाब के नजदीक लगता है। तो वहां से सरदारों को, और मतलब कई जगह आपने वीडियो देखी होंगी, जो उनके नेताओं के साथ जो वीडियोज आएंगी वो पगड़ी पहने हुए लोगों की आएंगी, मतलब जो नकली सरदारों की, क्योंकि इसके साथ तो केवल नकली सरदार ही लग सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और देखी आपने कि आपने बोला हाइड्रोजन ट्रेन, इसके पहियों में हाइड्रोजन नहीं भरी जाएगी, इसके डब्बे में हाइड्रोजन नहीं भरी जाएगी, इसका इंजन हाइड्रोजन से चलने की बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। इतना हरामी है इस देश के अंदर एक नेता जो ये कह रहा है कि उस दिन कोई पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं आएगी, रोडवेज की बसें भराई गई, जबरदस्ती मनरेगा वालों को मजबूर किया गया, पैकेट मिला, पानी की बोतल, खाने का पैकेट, 500 रुपए की पत्ती, जहां नहीं मिली वहां झगड़े हुए, किराए की भीड़। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 7 अखबारों ने छापा कि 25,000 लोगों को पैसे दे करके बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब इसने विजिट की थी, इसी आदमी ने। यही इसी तरह से किराए की भीड़ जींद के अंदर इकट्ठी कर दी। जींद के लोगों के जूते लगने के चांसेस थे, जींद के लोग इसको छोड़ने वाले थे नहीं, इसलिए पूरे जींद की नाकाबंदी की हुई थी। आसपास के सारे इलाकों से आना जाना गायब था। बोलना आता नहीं, हरियाणवी बोलने की ट्राई कर रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वंदे भारत का डब्बा, वंदे भारत का जो डब्बा इंजन है, वंदे भारत के नाम पर अडानी के लिए एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब उसका इंजन खराब हुआ, उसको मालगाड़ी के इंजन से बांध करके लेकर के आए, टोचन करके। इसी तरह से हाइड्रोजन की ये ट्रेन कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, कितनी कितनी योजनाएं जो आज तक चालू हुई 2014 से अब तक, सारी ठुस पड़ी हैं, सारी फेल पड़ी हैं टोटली। एक भी योजना, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देख लो, चाहे उज्ज्वला योजना देख लो, कन्याओं के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। टॉयलेट खा गए 6-6 हजार करोड़ रुपए का इनके नेता, मतलब चारा खाने वाले देखे थे, सड़क खाने वाले देखे थे, पुल खाने वाले देखे थे, टॉयलेट खाने वाले नेता पहली बार देखे हैं। 6,000 करोड़ का फडणवीस खा गया था, महाराष्ट्र के अंदर स्कैम हुआ। आनंदीबेन 35,000 करोड़ के चावल खा गई थी। और ये तो जो किसानों की जो अपमान निधि है और जो दूसरी निधियां हैं उनके अंदर कितनी घोटाले हुए। अभी अभी 3,000 करोड़ का फिर पकड़ा गया एक घोटाला कि अपने ही लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो पारदर्शिता रहेगी, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर असल में आपसे कंट्रोल छीनकर अपने पास रखना चाहते हैं। जिसकी मर्जी खाते में डाल दो, आपको कौन सा पता चलेगा किसके खाते में डाल रहे हैं। तो जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, इसके नाम पर जींद को टारगेट करने का उद्देश्य ये था कि जींद में एक हवा बनाई जाए कि अभी सिस्टम में इसकी मजबूती बनी हुई है। उसके माध्यम से कुछ भांड लोगों ने इसके लिए गाने भी गाए और इसी के माध्यम से लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए
जिससे कि आईएमटी के लिए जो जमीनों का कब्जा लेना है, जो गांव खाली कराने हैं, वो मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, उद्योगीकरण के नाम पर जींद को बर्बाद किया जा सके, जैसे गुड़गांव को कर चुके हैं, सोनीपत को कर चुके हैं, झज्जर को कर चुके हैं, रेवाड़ी को कर चुके हैं, उस एरिया में जो नजदीक लगता एरिया है जो एनसीआर के अंदर, वहां उसको कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे ये बात कह सकते हो, जो जिलों के नाम आप गिनवा रहे हो कि भाई इनकी जमीन जो है बर्बाद की जा रही है? देखो, बहुत उपजाऊ जमीन के ऊपर दुकान खोल लेना, फैक्ट्री खोल लेना, इथेनॉल प्लांट खोल लेना, पावर प्लांट खोल लेना, कोई गंदगी का ढेर खड़ा कर देना डंपिंग यार्ड जैसी जगह, या कोई बड़ा गोदाम बना देना, ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। आप ये सोचिए कि वो जमीन जब तक उस पर खेती हो रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन बच्चों को खिला सकती है, रोटी खिला सकती है, भूखा नहीं मरने देगी। पूरी दुनिया के अंदर अकाल आ जाए, भारत में कभी अकाल नहीं आया, क्योंकि भारत के लोग अपनी पारंपरिक खेती को पारंपरिक खेती को अपनाए हुए थे। अब जिन लोगों ने, आप गुड़गांव में जाइए, बल्कि ये रिसर्च का विषय है, और जब आईएमटी का मुद्दा उठा तो उस वक्त बहुत जोर शोर से कुछ लोगों ने इन बातों को सामने आकर बताया और अपने हालात के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि देखो भाई, हमने अपनी ज़मीन बेची थी आज से 10 साल पहले, मेरा 2 करोड़ का 1 किला गया था, मेरी 5 करोड़ की ज़मीन बिकी थी, उसमें मैंने एक शोरूम खोल लिया, एक गाड़ी ले ली, एक दूसरा मकान बना लिया लोगों को दिखाने के लिए, फिर उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस पे जितना खर्चा होने लगा, फिर आमदनी कुछ थी नहीं, खेती के जरिए काम चला रहे थे, खेती थी नहीं और कुछ करना आता नहीं था। जब कुछ करना नहीं आता था तो वो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा खत्म होने के बाद क्या, तो वो लोग जिनकी 5-5 करोड़ रुपए की जमीन बिकी थी किसी दौर में, जिस 5 करोड़ की आज कीमत 20 करोड़ 25 करोड़ के करीब है, उस व्यक्ति को आज किसी पार्किंग लॉट में, किसी मॉल में नौकरी करनी पड़ रही है 10 से 15 हज़ार की अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए, और वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाए हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई दूसरी कंपनियों में नौकरी कर रहा है, कोई छोटी कोई बड़ी, किसी को कुछ और करना नहीं आता है। तो ये जो लोग सिर्फ खेती पर जिंदा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो किसान जो जाति है, जो कि इस जींद, कैथल और हिसार के एरिया के लोग हैं, इनको आप बताइए क्या करना आता है? पुश्तैनी काम इनका सिर्फ खेती रहा है, खेती के अलावा। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में आपको रोकूंगा। एक बात बताइए, आप जिन लोगों ने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी जमीन, पैतृक जमीन दे दी, उस पैसे से उन्होंने दूसरे दूर क्षेत्रों में भी ज़मीन ली है। बहुत से लोग ऐसे हैं, हम खुद भी गए थे आईएमटी, मैं और मेरा एक साथी आशीष, हम दोनों गए थे रोहतक, जहाँ आईएमटी बन चुकी है वहाँ भी गए थे। तो वहाँ के लोगों ने, बहुतों ने ये भी बताया कि भाई हमें मतलब ये वादे किए गए थे भाई ज़मीन लेने से पहले, और ज़मीन लेने के बाद इनमें से किसी भी वादे को जो है पूरा नहीं किया गया। और जो प्लांट वहाँ पे बड़े बड़े लगे हुए हैं, R&D मारुति का प्लांट है, एशियन पेंट, वहाँ सिर्फ बाहर वालों को नौकरी, सिर्फ बाहर वालों को नौकरी। और वो कहते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं ये डर है कि भाई अगर कोई हादसा हो गया तो सबसे पहले नुकसान जो है वो हमें ही होगा, आसपास के लोगों को ही होगा। बिल्कुल। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, जो आप ये बताइए ना कि चारों तरफ बर्बादी ही तो हुई ना। अब इससे क्या क्या नुकसान हुए? जो जमीन आई ऐसे उद्योगिक घरानों में, कंपनियों ने आपको डिजिट ट्रांसफर कर दिए, आपकी औलाद को अकाउंट में 2 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है, उससे वो सबसे पहले 40-50 लाख रुपए की एक ऐसी गाड़ी लेके आएंगे जो SUV है, काले रंग की है। फिर आप, कोई आसपास आपके पैसे ना लूट ले तो फिर आप एक पिस्टल या रिवॉल्वर लेकर के आएंगे। फिर आप बड़े बड़े कारखानों में जाना चालू, बड़े बड़े शोरूम्स में जाना चालू करेंगे शॉपिंग के लिए। यानी फिर आप बड़े मॉल में जाएंगे कि आप गुड़गांव के मॉल के बिना तो आपको फिर शॉपिंग भी पसंद नहीं आएगी कि जिन जैसे जगह पर कुछ मिलता तो है नहीं है, तो अभी मैं गुड़गांव जाना है शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए जाओगे तो वहाँ बार वगैरह में भी जाना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो शाम को मीटिंग, दोस्तों के साथ में पार्टी तो करनी है। और इस तरह से आपकी अगली पीढ़ी के सर्वनाश की कहानी शुरू हो जाएगी, और अगली पीढ़ी थोड़े ही दिनों में आपके सारे पैसे खर्च कर देगी। और जब आपके पास कुछ बचेगा नहीं तो आपके बच्चों को करना कुछ आता नहीं, क्योंकि स्कूल ने ये निर्णय लिया हुआ है कि वो आपके बच्चों को कुछ करने लायक छोड़ेंगे नहीं। वो सुबह से लेकर रात तक केवल और केवल रट्टा मरवाने की एक विद्या के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका बच्चा एक बुद्धिहीन गधे की तरह बड़ा हो रहा है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता है, जो केवल वही कहता है जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो एक बड़ी गुलाम कम्युनिटी और एक बड़ी जनरेशन जो कि चुपचाप फॉलो करने वाली दिशा में आगे बढ़ रही है, ये इसकी शुरुआत है। तो जो यहाँ व्यक्ति आया है, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलता है, और जो मैं जिसको अडानी का पालतू कुत्ता बोलता हूँ, वो इसी की शुरुआत करने के लिए जींद की धरती पर आया है, और उसका सत्यानाश करना मेन पर्पस है। उसको लाया ही इसलिए गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उसकी ड्यूटी यही लगाई है। लेवल यो है
9,000 करोड़ रुपए से द्वारका एक्सप्रेसवे बना था। 3 जगह से 10 लिया पहली बार ईशानदेह के साथ। जापान की कंपनी से पैसा लेकर के रोड बनाया, वो 10 लिया, उसमें बुलेट ट्रेन चलाने खातर ने कहा जबला पुल बनाओगे, उसमें दरार पड़ ली। जापान की इंजीनियरिंग कंपनी ने कहा यार यूके नाश होने लग रहा है इस देश के अंदर। तो पैसे खाने का एक पूरा सुनियोजित तरीके से गेम चल रहा है, जो एक पूरी वीडियो है नीट इंडिया चैनल के ऊपर डाली हुई मैंने कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कितना बड़ा स्कैम था पैसा खाने का। तो लेकिन एक एक योजना के ऊपर यदि आप रिसर्च करोगे ना 2014 से लेके आज तक की योजना, उसमें ज्यादातर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो ऐसी चीजों पे हो रहे हैं जिस पे आज आप सवाल ही नहीं उठा सकते। जैसे भाई कावड़ियां के ऊपर फूल बरसाए, अब कै करोड़ के फूल बरसाए चाहे कितना बिल ला दो, गिनती नहीं कर सकते आप कितने फूल थे, ना कोई पूछ सकता। ठीक है, दिवाली के ऊपर बोला वाराणसी में इतने दिए जलाए तेल के, इतने करोड़ के दिए जल गए, 9 लाख जलाए कि 109 लाख लगाए कि 1,000 8 लाख जलाए, कुछ नहीं बेरा। कितने जले असल में कोई गिनती नहीं कर सकता, कितना तेल फूक्या कोई गिनती नहीं कर सकता। इसी तरीके से कौशल विकास योजना में जो पहले नाई की दुकान पर ला रहे थे, सर्टिफिकेट दिया और 15,000 रुपये उसके नाम के एक बार खा के, 10,000 रुपये एक बार खा के उसके नाम के। तो लगभग जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर पैसा खाने का तरीका जो है सब्सिडी, कंस्ट्रक्शन, बने हुए रोड को दोबारा से बनाया दिखा देना, पहले से बन रहा है नहीं दिखा दो भाई वो बन गया है। और जैसे जींद के अंदर हुआ, जींद में क्या होया, टाइल बिछा दी और जब उजा लिया टाइल पाड़ का अपने घर ले गए। ठीक, जो मतलब रानी तालाब की देख कैसे चमका दिया रातों रात, पूरा का पूरा जींद के अंदर सफाई अभियान चालू कर दिया। मतलब ये था कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, इस बात को हर गांव से लोगों को बोलना चाहिए कि यार ऐसा चोर आदमी नहीं चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात करें जो फिलहाल जंतर मंतर का मुद्दा काफ़ी जोरों शोरों से गरमाया हुआ है। सोनम वांगचुक लगभग 18-20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज सुबह जो है उनको दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में जोर ज़बरदस्ती भर्ती करवा दिया। तो इस सब जो ये खेल चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में सोनम वांगचुक देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर वो अपना चेहरा चमकाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे? कैसे देखते हो आप? देखो, इसमें गोल्डी भाई, सोनम वांगचुक की नीयत पर सवाल उठाने वाला इस देश के अंदर सबसे बड़ा मूर्ख होगा। मतलब क्योंकि इतने जबरदस्त साइंटिस्ट, हजारों पेटेंट जिनके नाम पे हैं, भारतीय सेना जिनके बनाए हुए टेंटों का इस्तेमाल करती है, उनके इंस्टीट्यूशन ने कितने प्रतिभावान छात्रों को दिया है। ऐसी जगह पर जहां स्कूल खोलना सिस्टम के लिए मुश्किल हो, वहां ऐसे ऐसे जबरदस्त माइंड इस बंदे ने तैयार किए हैं। और लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल में मतलब शामिल करने के लिए जो भूख हड़ताल पहले की थी और जो देशव्यापी समर्थन था, उससे डरते हुए जिस तरह से इसको वादा किया गया था और वादा खिलाफी पर सिस्टम ने कर दी। अभी इन युवाओं ने आवाज उठाई कि नीट का जो पेपर लीक था, इस पेपर लीक के मामले में कोई जवाबदेही तय हो, और जवाबदेही तय करने की नीयत से इन्होंने एक डिस्कोर्स में उन लोगों का साथ दिया। मैं ये कहूँगा कि सोनम वांगचुक ने पहल बहुत अच्छी की है, लेकिन असल में हो क्या रहा है, अब उनको आप देखिएगा कि जैसे ही ये मुद्दा उछला, इसमें 2-3 काम हो गए। पहला कि आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा मैसेज सिस्टम ने लोगों को दे दिया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको देश की जनता का, आवाम का और दूसरे संगठनों का समर्थन नहीं मिला, ना ही उन्होंने समर्थन लिया। आंदोलन शुरू करने से पहले किसी संगठन से वो मिले नहीं, अपनी कोई रूपरेखा रखी नहीं, अपना कोई विजन रखा नहीं। देश के लोगों के पास इसके आगे का कोई विजन नहीं है कि ले लिया इस्तीफा, मान लो एक आदमी से इस्तीफा ले लिया तो किसको दोगे कमान, क्या करोगे, उस बात का जवाब देश को सही तरीके से नहीं दे पाए। तो ऐसा लगा जैसे कि ये आंदोलन शुरू हुआ था लोगों के अंदर बढ़ रहे गुब्बार को गुब्बारा बनाने के लिए, ताकि फिर एक सुई लगा करके उसको फोड़ा जा सके और लोग ये मानने लग जाएं कि कुछ नहीं होगा। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावे में जो चोरी हो रही थी, उस चोरी का जो केस था, वो जो मामला जनता में चल रहा था और खबरों में चल रहा था, वो मामला दब जाए किसी तरह से। तो अब आप देखेंगे कि आज सोनम वांगचुक खबरों में है और चोरी का मामला पीछे कहीं चला गया है। तमाम तरह के इनके षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा और चोरी के जब भी मुद्दे आते हैं, जब भी इनके ऊपर सवाल आता है, ये इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा चला देते हैं। तो
आंदोलन को कुचलना गणतंत्र की लोकतंत्र की हत्या है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल में भर्ती करना ये साबित करता है कि वो देश की जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, तानाशाही है। देश की आवाम में दोनों तरह के काम है। देखो, दो धारी तलवार होती है राजनीति। जब भी इस तरह का इस्तेमाल होता है, या तो इसके लिए इस्तेमाल होगा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे अपने लिए इस्तेमाल कर लेगी। वो क्या चाहते थे कि ये छात्रों का गुस्सा जो है वो किसी तरह से ठंडा हो जाए। तो एक बार बवाल मचा, और फिर अब जब 20 तारीख को मोबिलाइज होने वाली थी, देश की जनता आने वाली थी 20 तारीख को जंतर मंतर पर, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाए। अब दो काम होंगे, या तो सोनम वांगचुक को खाने के अंदर कोई जहर या कोई ऐसा केमिकल डाल के देते हैं कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ जाए और वो वहीं पर मर जाएं, और देश के लोग जो हैं वो दो चॉइस होंगी उनके मरने के बाद। या तो देश में गुस्सा उठे सोनम वांगचुक के मरने के बाद, और फिर वैसा ही हाल हो जो श्रीलंका और नेपाल में हुआ था कि इस धर्मेंद्र प्रधान को लोग पीटते हुए संसद से निकालें या इसके घर से निकालें और इसके कुर्ते पाड़ के उसको सड़क पर नंगा करें, और फिर बाकी नेताओं का भी यही हाल करे फिर जनता, और फिर यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी नई सत्ता कायम करे, जो कि 2026 और 27 में उनका करने का प्लान है। तो जो 2030 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है, एजेंडा 2030, उसका प्लान यह है कि देश में क्या केओस लाया जाए, असुरक्षा की भावना लाई जाए और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाए, जिसको कंट्रोल करने के नाम पर नई व्यवस्था लाई जाए। ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यही गेम प्लान का हिस्सा है। तो हमारे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना ये इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ ये हो सकता है कि देश के लोग इस तानाशाही को, इस गुलामी को स्वीकार कर लें, क्योंकि यदि अन्याय जब हो रहा हो और आपका खून ठंडा हो, उबाल ना मार रहा हो, आपको गुस्सा ना आ रहा हो, तो इसका यह मतलब माना जाएगा कि आपने गुलामी को स्वीकार कर लिया है। इसका यह मतलब माना जाएगा कि आप अब ये मान चुके हैं कि आपके अंदर लड़ने की ताकत नहीं रही है और अगली पीढ़ियों का गुलाम होना तय है। जैसा वो लोग चाह रहे हैं, फिर तो हम वैसे बन चुके हैं। नहीं, मैं तो नहीं बना हूं, आप बन गए होंगे, मुझे नहीं मालूम। आप जो बात कह रहे हो ना, जो गुलामी स्वीकार कर रहा है, तो उनके मन में तो यही होगा ना कि भाई जैसा हम चाहते थे, जैसे ये लोग बने हुए वैसे बन रहे हैं। तो हम नहीं बने हैं, और जो लड़ाई चलती रहती है ये हमेशा चलती रहेगी। देखिए, इस दुनिया में, इस धरती पर हम जब से सुनते आ रहे हैं कि देव दानव युद्ध चला है, सत्य असत्य की लड़ाई चली है, राम रावण युद्ध हुआ, कृष्ण और कंस का हुआ, कौरव और पांडवों का हुआ, अच्छाई और बुराई का हमेशा से एक दूसरे के साथ में टकराव होता रहता है। जो अच्छे की तरफ रहते हैं वो भी बहुत लोग सरवाइव करते हैं, और जो बुरे की तरफ रहते हैं वो भी बहुत लोग सरवाइव करते हैं। जो सरवाइव नहीं करते हैं वो बीच के लोग हैं, या तो जो किराए पर लिए जाते हैं। जैसे सेना है, सेना का आदमी किराए पर उठाया हुआ लड़ाका होता है, पैसे दे करके लड़ना उसका काम होता है, वो दोनों तरफ के लोग मरते हैं, वो आम जनता है। दूसरा व्यक्ति जो रगड़ा जाता है वो होता है जो ना इस तरफ होता है, जो ना इस तरफ होता है, जो सोचता है कि मैं अगर इनके बीच आऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, जबकि असलियत में मारा ही वो जाता है जो कुछ भी नहीं करता है, जो दोनों तरफ में से किसी तरफ नहीं होता है। आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, या तो अच्छाई की चूज करो या बुराई की करो। यदि आप कुछ भी चूज नहीं कर रहे हो तो आप बुराई की चूज कर रहे हो, तो अब आपका रगड़ा जाना तय है, क्योंकि बुरा आदमी आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। अभी देखो, आप सबसे ज्यादा घर किसके टूट रहे हैं? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा बच्चे वैक्सीन से नपुंसक किसके हुए? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे ज्यादा विदेश कौन जा रहा है? हिंदू। सबसे ज्यादा किसान बर्बाद हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, सारे कौन है? हिंदू। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार कौन है? हिंदू। आपकी महिलाओं को टारगेट करके ग्रुप लोन दे करके उनको अश्लीलता फैलाने का काम कौन कर रहा है? हिंदुओं का। आपके टैबलेट दे करके, मोबाइल दे करके बच्चों की अगली जिंदगी बर्बाद कौन कर रही है? हिंदुओं की। अश्लीलता वाली वीडियोस किन की लड़कियां बना रही हैं? हिंदुओं की। गुंडागर्दी किसके बच्चे कर रहे हैं सबसे ज्यादा? हिंदुओं की। मतलब आप देखोगे कि आपकी अगली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के इस टारगेट में, और जो कुछ नहीं बोल रहे हैं उन्हीं के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सो इट इज कन्फर्म कि आपको देखना है, आपको तय करना है कि आप किस तरफ हैं। तो हमने अपनी दिशा तय की हुई है भाई। हम लोग अपनी आज़ादी, अपनी सोवेनिटी, अपने देश की, अपनी नागरिकता, अपनी जड़ों को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। हमें मरना है, जो नहीं लड़ रहे हैं उनको भी मरना है। हम लड़कर मरेंगे, वो लोग जैसे मर्जी मरना चाहते हैं वैसे वो तय करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी सोशल मीडिया पर एक चर्चा और जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि प्लास्टिक के नोटों का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो 2027 के अंदर जो है इन नोटों को लॉन्च किया जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, जो ये प्लास्टिक करेंसी मार्केट में जब स्प्रेड होगी तो इसका
कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा या फिर ये उसी गेम का षड्यंत्र का हिस्सा है? आज से 3 साल पहले और 4 साल पहले मैं जब गांव-गांव जाया करता था, शुरुआत की थी मैंने इसकी मोर्चा बनने से पहले और मोर्चा बनने के बाद, तो इस नोटबंदी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि 2030 तक ये सारे नोट भी बंद करने वाले हैं और सारे नोट बंद करके या तो ये कहेंगे कि इसमें वायरस ज़्यादा फैलता है, या कहेंगे इससे बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं इस नोट से, या कहेंगे ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ये जल्दी फट जाते हैं। मतलब पुराने वाले नोट बंद करके जल्दी फटने वाले नोट लेकर के आए। वो कहते थे बड़े नोटों से जो है वो भ्रष्टाचार फैलता है, तो इसलिए 1000 का नोट हमने बंद कर दिया। और जिस हरामी को ये पता था कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, उसने उससे बड़ा नोट चालू कर दिया। मतलब और देश की जनता को समझ नहीं आया कि क्या करें, कि ये खुद ही बोल रहा है कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, और बड़ा नोट। और वो बड़े नोटों की 2-2 यूनिट छाप करके उन्होंने अपने हर जिले के अंदर अपने कमल मंडलम करके एक अपने दफ्तर खोल लिया, आरएसएस के अपने समलैंगिक संघ ने अपने वो सब खोल लिए। अब हमने देखा कि यार ये जो नोट हैं, ये जब तक लोगों के हाथ में रहेंगे, लोग अपने रुपए को मांगते रहेंगे, लोग अपना रुपया मांगेंगे। जब लोग अपना रुपया मांगेंगे, रुपया मतलब नोट नहीं, रुपया है आरबीआई के अंदर रखा हुआ सोना, जो कि इस नोट के बदले देनदारी है आरबीआई की। जब तक इस रुपए का नाम, भारतीय करेंसी का नाम रुपया रहेगा, तब तक आरबीआई की धारा 26, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 के तहत आरबीआई बाध्य है नोट के बदले में उसकी वैल्यू देने के। वैल्यू क्या है वो नहीं बता रहा, वो अलग बात है। लेकिन प्लास्टिक के नोट लाने का प्रोपेगेंडा इसलिए चल रहा है ताकि ये वाले नोटों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और हो सकता है प्लास्टिक के नोट आपके सीबीडीसी के बराबर में छापे जाएं, यानी रुपए का नाम बदलकर ई रुपया रख दी जाए, क्योंकि ई रुपये के बदले आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। भारत की करेंसी रुपया है। देश को गुलाम होने के लिए केवल उसकी करेंसी बदल दो। सेना को तो बदल ही रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं अग्निवीर के नाम पर। देखो 3 ही चीजें होती हैं, आपका संविधान जिसको बदलने की तैयारी चल रही है, 130वां 131वां अमेंडमेंट और परिसीमन का अब की बार जो लोकसभा का सत्र आने वाला है उसमें ये प्रोपेगेंडा खेलने वाले हैं। भारत की सेना, उसको अग्निवीर के नाम पर खत्म किया जा चुका है, और भारत की करेंसी जिसको रुपए का बदल के ई रुपया कर रहे हैं सीबीडीसी और डिजिटल मनी के रूप में। तो ये सब कुछ जो है वो सेंट्रल बैंक का हो चुका है, जो इजराइल चलाता है, जो कि रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर फैमिली के हाथ में है। वहीं से एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि भारत दोबारा से गुलाम हो रहा है। बल्कि कई बार तो इंग्लैंड वाले पूछते भी होंगे कि जब तुमको दोबारा गुलाम होना ही था तो भैया हमको 1947 में भगाया गाय को था। यहाँ के लोगों से पूछेंगे वो कि यार तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गुलाम होने जा रहे हो। अपनी मर्जी से अपने बच्चे का जन्म नहीं करवा सकते, पैदा नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड का टिकट करवाए बिना, उसका फार्म बनवाए बिना, आप उसको बिना टीका लगाए उसको जिंदा नहीं रख सकते, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बिना उसको पढ़ा नहीं सकते, आप ये कागज बनाए बिना उसका स्कूल में दाखिला नहीं होगा, ये कागज बनाए बिना उसका कॉलेज में दाखिला नहीं होगा, ये कागज बनाए बिना ये नहीं होगा, ये करे बिना तुम घर से नहीं निकल सकते, वैक्सीन लगाए बिना तुम ये काम नहीं कर सकते। ये इतना सारा प्रोपेगेंडा चला तो रहा है ऑलरेडी। तो ये कह तो रहे हैं कि भैया तुम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते तो आप आजाद कहां से हो गए? आपके डॉक्यूमेंट कोई और तैयार कर रहा है, आप किसी से परमिशन लेके सड़क पे उतरोगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप चल नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन पे आपसे महंगी फीस ली जा रही है, इंश्योरेंस के नाम पे जबरदस्ती कराई जा रही है, गाड़ियों का इंश्योरेंस आपको जबरदस्ती कराना पड़ता है, घर का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ रहा है, आपके लोन का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ा, आपके जीवन का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है, स्कूल आपकी मर्जी का नहीं है, सिलेबस आपकी मर्जी का नहीं है, जॉब आपकी मर्जी की नहीं है, रोजगार आपकी मर्जी का नहीं है, बाजार आपकी मर्जी का नहीं है, खाने की आइटम आपकी मर्जी की नहीं है, बीज आपकी मर्जी का नहीं, दवाई आपकी मर्जी की नहीं, डॉक्टर आपकी मर्जी का नहीं, मास्टर आपकी मर्जी का नहीं, कंस्ट्रक्शन आपकी मर्जी का नहीं, रोड मैप आपकी मर्जी का नहीं, कोई करिकुलम आपकी मर्जी का नहीं, कुछ भी आपकी मर्जी का नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या हो फिर? आप आजाद कैसे हो गए? सोवरेन कैसे हो गए? आप लोग संप्रभु कैसे हो गए? आपकी संप्रभुता के ऊपर ऑलरेडी खतरा है। यही बात आपको बता रहे हैं, और जिनको ये बात समझ में ना आए भाई हम क्या कर सकते हैं? यही बताने के लिए हम लोग सड़क पर उतरते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और इस यात्रा में हम लोग निकले हुए जनता सरकार मोर्चा के लोग हैं कि भाई देखो, अपने अपने गांव को संभालो, अपने अपने बच्चों को संभालो, अपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को संभालो। जो विषय सिस्टम का है, जो सरकारों का विषय है, जो व्यक्तिगत विषय है वो व्यक्तिगत तौर पे संभालो, जो सरकार का है सरकार पर छोड़ो। सरकार का सिर्फ एक ही विषय बचता है, 2 ही विषय बचते हैं सरकार के, जो केंद्र में बैठे हैं उनके हाथ में। वो विषय है या तो विदेश नीति का या फिर रक्षा नीति का, बस। इसके अलावा कोई भी काम उनको नहीं देना चाहिए।
शिक्षा हम तय करेंगे हमारे बच्चों को कैसी चाहिए, स्वास्थ्य हम तय करेंगे हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जबरदस्ती यार एलोपैथी थोप रहे हो आप, जबरदस्ती उनके ऊपर वैक्सीनेशन थोप रहे हो आप, जबरदस्ती उनको ये दवाई लेनी पड़ेगी। स्कूलों के अंदर मास्टर हरामखोर उन बच्चों को जहर दे रहे हैं, ये कह करके कि ऊपर से आया है हम क्या करें। अरे भाई पहले पता तो कर लो इसको जरूरत भी है कि नहीं है। लेकिन नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमारा समझना जरूरी है। उस समझ को ही देने के लिए, उस समझ को ही प्रसारित करने के लिए, लोगों तक लेकर जाने के लिए, उनको बोलना सिखाने के लिए, उनको मुद्दे बताने के लिए हम हर सड़क पर, हर घर में, हर गांव में जा रहे हैं मोर्चे के साथी, और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दोबारा से गुलाम होने जा रहे हैं, और पिछले एपिसोड में जब मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई भारत देश जब गुलाम था, तो आपने उस बात का जवाब देते हुए कहा था कि भारत ना कभी गुलाम था ना कभी आज़ाद हुआ। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और उस पे लोगों ने ये कमेंट किए और ये अपना सवाल जाहिर किया कि डॉक्टर साहब, अगर भारत कभी गुलाम नहीं था तो जो क्रांतिकारी योद्धा थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और जो जितने भी क्रांतिकारी थे साथी हमारे, तो उन्होंने लड़ाई किस चीज़ की लड़ी थी? जो इतनी शहादतें हुई थी वो किस चीज़ के लिए हुई थी? फिर देखो, आज जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, जैसे सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। सोनम वांगचुक किसके लिए लड़ रहे हैं? आजादी के लिए तो लड़ रहे हैं, देश के लिए। वो ये कह रहे हैं कि 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि आपका नीट का पेपर लीक हो गया। उन 20 बच्चों के माँ बाप न्याय मांग रहे हैं कि कोई व्यक्ति तो जिम्मेदार होगा यार। भाई लीकेज के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा। मान लो सड़क पर चलते हुए आपकी गाड़ी से कोई व्यक्ति की हत्या हो जाए, मतलब मर जाए, तो आपके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। सड़क पर चलते हुए कोई किसी को गोली से मार दे, कोई किसी को लाठी से मार दे, गंडासे से मार दे, कुछ भी मार दे, मुक्का मार दे, जान से मार दे, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल। अब 20 बच्चे मरे हैं नीट का पेपर लीक होने से। मैं ये कह रहा हूं, या सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं, कोई तो जिम्मेदार होगा। आदमी मरा है ना, बच्चा मरा है, और होनहार बच्चा मरा है। नीट की पेपर की तैयारी करने वाला बच्चा ऐसा होगा कि उसके माँ बाप को यकीन होगा, तभी तो उसको तैयारी के लिए लगाया होगा कि तुम डॉक्टर बनोगे आने वाले समय में। ऐसे थोड़ी है कि फेलियर बच्चा, 35% वाला बच्चा जो है वो तो डॉक्टर बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकता अपने सिस्टम के अंदर। अब एक इंटेलिजेंट बच्चा, जिसको सिस्टम इंटेलिजेंट मान रहा है, उसके माँ बाप इंटेलिजेंट मान रहे हैं, टीचर्स भी मान रहे हैं, वो बच्चा मतलब लड़ाई लड़ते लड़ते हताशा में जान दे देता है। सोनम वांगचुक कह रहा है कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी के लिए खड़े हैं। एक व्यक्ति इस्तीफा दे, कम से कम पब्लिक में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मैसेज जाए कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन होकर के बताया जाए कि कौन जिम्मेदार था। यदि कोई बता नहीं रहा है कि कौन जिम्मेदार है और आपके बच्चे मर रहे हों, गुलामी की इससे अगली परिभाषा आप क्या देखते हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो सोनम वांगचुक भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी आजाद अभी दिख रहा है नहीं। उस वक्त भी हम कुछ निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे थे, और हमारे क्रांतिकारी जिनको हम शहीद कहते हैं वो ये कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से निर्णय लेना चाहते हैं, और जो हम अपनी मर्जी से निर्णय लेना चाहते हैं, हमको वो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लोकमान्य गंगाधर तिलक ने ये बात बोली थी। वो ये बोल रहे थे कि हम अपने देश को इस तरह के हालात में नहीं छोड़ना चाहते, हमें अपनी मर्जी से जीने का हक दिया जाए। उसी को वो आज़ादी बोल रहे थे, उसी को वो गुलामी वाली बात कह रहे थे। मैंने जो बोला था कि भारत कभी आज़ाद नहीं हुआ क्योंकि वो कभी गुलाम नहीं हुआ, वो मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं कि 1947 के 15 अगस्त में, जिसको आप लोग आज़ादी का दिवस बोल रहे हो, उस दिन केवल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। पावर सरक करके रानी की जो पावर है वो वहां से सरक कर अब यहां कुछ लोगों को दी जानी है। वही संविधान, वही कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसको अब बदल करके 1950 तक संविधान बना देना है। यानी 1947 में कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। वो ट्रांसफर ऑफ पावर में कौन इस देश को संभाल रहा है? वायसराय, जिसका नाम बाद में बदलकर प्रेसिडेंट रख दिया गया, राष्ट्रपति रख दिया, नाम बदला खाली। पावर 1950 तक वही रही। 1950 तक क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसको फेर बदल करके
उसका नाम बदल दिया गया, जिसको संविधान बोल दिया गया। वो संविधान के हिसाब से फिर राष्ट्रपति ने काम करना चालू किया, उन्हीं के अकॉर्डिंगली। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो आजादी का दिन नहीं था, वो असल में लूट का दिन था। जिस दिन लाखों टन सोना लूटा जाना था उस ट्रांसफर ऑफ पावर के आदेश के तहत। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था उस बातचीत के दौरान। तो असल में क्योंकि 1947 में कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ जो ये साबित कर रहा हो कि हम आजाद हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो ये साबित करता हो कि हम गुलाम हुए हैं। तो ऑफिशियली ना हम कभी गुलाम हुए, ना कभी आजाद हुए। हाइपोथेटिकली उन्होंने, हमारे देश के अंदर लोगों ने सोचा, हमारे जो क्या नाम दोगे कि अंग्रेजों को भगाना है, क्या नाम दोगे कि वो जो दौर चल रहा था उसको गुलामी का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आज भी हम इसको गुलामी का नाम दे देते हैं। गुलाम अभी भी नहीं हुए हैं ऑफिशियली। तो कहने को तो हम गणतंत्र में जी रहे हैं, कहने को तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, पर लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। आप मुझे बता दीजिए, आपके नेता को आप चुनते हो? नहीं, पार्टियां चुनती है ना। बिल्कुल। पार्टी का सुप्रीमो चुनता है। जब आपके नेता को सुप्रीमो चुन रहा है, जब वो सुप्रीमो के हिसाब से ही कानून बनने हैं, जब बाजार की फंडिंग से ही देश चलना है, जब उद्योगपति ही चला रहे हैं, उस वक्त भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। निगम, कॉरपोरेशन, कंपनी होती है। तो जींद का कॉरपोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको कहते हो आप, एमसी बोलते हो, वो भी तो कॉरपोरेशन है। अगर कॉरपोरेशन है तो उसको कौन चला रहा है? निगम चला रहा है। निगम क्या है? कंपनी है। कंपनी एक्ट किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो जितनी भारत में कंपनियां हैं जो कंपनी एक्ट के अंडर चलती हैं, वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी ब्रांच है। तो अब आपके जींद को अगर कॉरपोरेशन चला रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है, तो आप इसको आजाद कहते हो कि गुलाम? मुझे नहीं पता। आपको कह दिया है आप आजाद हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से चल नहीं सकते। आपको कह दिया लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बाकी आपको आज़ादी लग रही है तो आप बता दो आपको आज़ादी लग रही है। आप आज़ादी इतनी हो गई है कि आपकी लड़कियां आप नंगा नाच कर सकती हैं। आज़ादी इतनी हो गई है कि आप अपने पति को, आप अपने ससुर को, सबको जेल में ठोस सकते हैं। आज़ादी इतनी हो गई आप रातों को बाहर रह सकते हो। आज़ादी इतनी हो गई कानून के हिसाब से यदि एक औरत के 4 पतियां या एक आदमी की 3 बीवियां और एक्स्ट्रा उसने पाल रखी हैं कहीं बाहर, अगर वो अलग से चला है तो वो अब कानूनन जुर्म नहीं रहा, जायज हो गया, वो लीगल हो गया है। कानून इतना हो गया है कि भैया आप अपनी मर्जी से अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते। सिस्टम बताएगा आप कब करोगे, कब नहीं करोगे। आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहा। ये आज़ादी आपको लग रही है? किसको आप आज़ादी कह रहे हो? तो आई डोंट नो किसको कहते हो। तो जो संविधान लिखा गया है, जो उसमें कानून लिखे गए हैं, बात होती है महिला आरक्षण की, महिलाओं के हित के कानून होते हैं, युवाओं के हित के कानून होते हैं, तो वो फिर सब एक षड्यंत्र के तहत ही लिखे गए हैं। देखो, संविधान हमारे उस दौर के ऐसे लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भाई जैसे आज मेरे जैसा व्यक्ति समाज में लोगों को जागृत करने के लिए लगा हुआ है। वो कह रहा है कि हमें ऐसे जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। देश के लोग किसी टाइम पर मेरी जैसी बात सुन ले, मेरे जैसे आदमी की कोई बात सुन ले और वो कहे कि हाँ यार तुम ये ठीक कहते हो, और फिर वो कोई कानून या कोई नियम बनाने की ताकत मुझे ही दे दें कि तुम ही बना लो। कैसे देंगे वो मुझे? जैसे अब कहते हैं कि जो संविधान लिखा वो संविधान सभा ने लिखा, जिसको चेयर कर रहे थे, जिसके हेड थे अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब बाबा साहब अंबेडकर को किसने कहा कि तुम इसको चेयर करो? क्योंकि उस वक्त जो संविधान सभा बनी थी वो अंग्रेजों के हिसाब से बनी थी। तो उसमें कौन कौन लोग थे जो संविधान सभा के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे? जो लोग या तो उस वक्त वो लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे आज किसान संगठन लड़ रहे हैं, नेता लड़ रहे हैं, दूसरे लोग हम जैसे लोग लड़ रहे हैं, तो वो, या जो अंग्रेजों के वहां से पढ़कर आए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कोई दूसरी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वहां से कोई पढ़ के आया है, अगर इंग्लैंड से पढ़ के आया है कोई, वो व्यक्ति उसके अंदर शामिल थे। उसमें मतलब वहीं से पढ़े लोगों को उसके अंदर इंक्लूड कर लिया, क्योंकि कैसे जीना चाहिए, क्या सही है, कानून की क्या डेफिनेशन है, किस तरह से रिटन डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो सब वहीं सिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ भारत जबान पे चल रहा है, यहाँ भारत अपनी पारंपरिक व्यवस्था से चल रहा है, यहाँ पर अलग अलग रियासतें हैं,
यहाँ गांव का अपना राज है, गांव के अंदर अपना लोगों का राज है, गांव के ऊपर किसी का राज नहीं थोपा जा रहा। कोई पुलिस नहीं आ सकती, कोई फौज नहीं आ सकती, कोई व्यापार नहीं होता वहां, कोई पैसे का राज नहीं है, वहां लोगों का अपना राज है। उसको तोड़ने के लिए उन लोगों का सहारा लिया गया। मेरे गांव से किसी व्यक्ति को इंक्लूड नहीं किया, तो उस संविधान को बनाने में मेरे गांव का कोई रोल नहीं है। आपके गांव से भी नहीं लिया गया ना, कुंगड़ से, गाँव तो आपके गांव का कोई रोल है। तो किस किस के गांव से किसी को नहीं लिया गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी यदि मैं बात करूं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गांव ने चुनकर नहीं भेजा कि तुम हमें रिप्रेजेंट करो, जाकर तुम हमारी ये बात कहो। उन्होंने अपनी समझ और अपने ज्ञान से जो कहा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज के समय में उपयुक्त या सही साबित करने के लिए अंग्रेजों को यह साबित करना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि पहले शोषण हो रहा था गरीबों का। तो ये एक इमेज बनाई गई समाज के अंदर कि भेदभाव और छुआछात था। कुछ कहानियों को महिमा मंडित करके बड़ा लेवल पर गेम प्लान करा गया। किसी ने किसी आर्टिकल में लिख दिया, उस आर्टिकल की कहानी बन गई। कोई दंत कथा थी, उसको कहानी बना के किसी ने छाप दिया, बाद में उसी को रिसर्च के तौर पर किसी ने छाप दिया, बाद में वो अखबारों में आ गई, बाद में उसको ही सच मान लिया और लोगों ने मान लिया कि लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार किया करते थे, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं थी भारत के अंदर। इतिहास उस दौरान की समकालीन किताबें बताएंगी ना कि भाई किस तरह से लोग रहते थे। उस दौर की किताबों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलेगा, अंग्रेजों के आने के बाद की किताबों में मिलेगा। तो वो एक प्योर, जिस तरह से आज अखबारों के अंदर हेडलाइन मैनेज की जाती है, वैसी किताबें मैनेज की जाती रही होंगी। तो जो संविधान जो बना है, संविधान को बनाने वाले लोग गांव ने सेलेक्ट करके नहीं भेजे थे। संविधान बनाने वाले लोगों को रिप्रेजेंटेशन जो है वो गांव ने नहीं सौंपा था। तो मैं नहीं मानता कि संविधान गांव के लोगों को द्वारा बनाया गया है। ये कुछ लोगों ने बनाया है। जिस सभा को बनाने का काम अंग्रेज़ों ने ही किया था, तो अंग्रेज़ों की सभा है। अगर अंग्रेज़ों का मतलब अगर राज है उस वक्त, और अंग्रेज़ ही तय कर रहे हैं कि तुम कौन सा कानून तुम्हारे ऊपर बनाया जाएगा, तो आज भी संविधान के अंदर क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना पॉसिबल नहीं है। इधर से गवर्नर के सिग्नेचर के बिना पॉसिबल नहीं है। गवर्नर काम कर रहा है राष्ट्रपति के अंडर, और राष्ट्रपति तो वहीं से काम चलता है। इंग्लैंड की परमिशन के बिना राष्ट्रपति की क्या औकात है चलने की। हमको ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, जबकि असलियत ये है कि सलाह वहाँ से आती है इंग्लैंड से, तब जाके यहाँ कानून बनेगा। और देश की जनता के हित का, देश के लोगों के हित का एक भी कानून बनाने की औकात इस लोकसभा और विधानसभा में नहीं है। केवल सत्यानाश करने के लिए जो कानून बनेगा फटाक से पास हो जाएगा, और सारे एमपीज को पहले से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, विपक्ष वालों को भी और पक्ष वालों को, कि ये वाला कानून तुम रोकना नहीं है तुमको। अब आप देख लो ना, बीएनएस आया 177, और उससे पहले कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। 177 पार्लियामेंट के मेंबरों को सस्पेंड कर करके इस तरह के कानून लाए गए जो कि फिजिबल ही नहीं थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ख़त्म करने की औकात नहीं है किसी की, जिसके अंतर्गत आपको टाटा जैसे मतलब अधिकार दे दिए गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स बन रही हैं, बिना आरोप के, बिना शक के, बिना किसी सबूत के, बिना वारंट के किसी को भी घर से उठाने की तैयारी चल रही है, किसी को भी रगड़ने की तैयारी चल रही है, सोशल मीडिया पर बोलने वालों को रोकने की तैयारी चल रही है। आपको एक एक चीज़ को सर्वेलेंस पर रखने के लिए आपको पूरा पॉइंट आउट किया जा रहा है, आधार के साथ कनेक्ट किया जा रहा है आपकी हर चीज़ को। ये सारा का सारा क्या है आई डोंट नो, लेकिन संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप काउंसलिंग करते हो बच्चों की, और आपने कहा था कि भाई मैं एक बच्चे की काउंसलिंग के 1.5 लाख रुपए लेता हूँ, और जिस माँ बाप को अपने बच्चे के दिमाग से ये निकालना है भाई वो किस चीज़ के लिए बना है या क्या करना चाहता है, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। तो उस वीडियो पे भी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भाई अगर डॉक्टर साहब ऐसी बातों का दावा कर रहे हैं कि भाई वो उनके बच्चे से, उनके दिमाग से ये निकाल सकते हैं भाई वो क्या करने के लिए पैदा हुआ है, तो जो पेरेंट्स हैं इसका मतलब वो अपने बच्चों के सही काउंसलर नहीं है, क्योंकि टाइम तो पेरेंट्स ही स्पेंड करते हैं अपने बच्चे के साथ जितना होता है। अगर उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि भाई वो उनका बच्चा जो है वो किस चीज़ के लिए बना है या वो क्या अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो आप कैसे बता दोगे वो चीज़ें? देखो, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट भी काउंसलर पैदा हुए हों, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट उनको वैसे ऑब्जर्व कर रहे हों जो कि निष्पक्ष तरीके से ऑब्जर्व किया जा सके।
माँ बाप को भी नहीं सिखाया जाता है। कॉलेज स्कूलों में आपको आप भी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, या कोई कॉलेज में जाने वाला बंदा है, उससे पूछ कर देखो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी ये नहीं सिखा पाता कि बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे स्टडी करना है। तो बाकी मैथ्स पढ़ने वाला आदमी बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझेगा, मुझे नहीं समझ में आता है। जब स्कूल में नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता कि इंसान को कैसे समझना है, तो माँ बाप कैसे समझेंगे? वो तो एक हिसाब लगाएंगे। वो ये तो देख सकते हैं अपने बच्चे को कि ये जिद कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके 20 रीजन है, वो नहीं पता उसको। ये तो देख लेंगे ये मोबाइल पे लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है ये नहीं पता है उनको। अगर पता होता तो मोबाइल से पीछा ना छुड़वा देते, पता होता तो उनका कचरा खाते हैं जो उनके बच्चे, उससे ना पीछा छुड़वा देते, पता होता तो वो ग्राउंड उनके लिए तैयार ना कर देते। अगर माँ बाप को पता होता तो उसके स्कूल से निकलने के बाद बच्चा क्या करेगा वैसे एजुकेशन सिस्टम ना तैयार कर देते। अगर पता होता तो समाज में अपराध बढ़ता थोड़ी ना, अगर पता होता तो अश्लीलता बढ़ती थोड़ी ना, अगर पता होता तो परिवार टूटते थोड़ी ना, अगर पता होता तो बेरोजगारी थोड़ी ना होती। अगर माँ बाप को इतनी अकल होती कि उनके बच्चों को क्या चाहिए और उसके लिए एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, तो वो बनाना लेते, पहले से तैयार कर लेते, उसके परवरिश के दौरान ही पैदा होते ही तैयार कर लेते। पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बच्चों के ऊपर फोकस नहीं किया जाए, बच्चों को ध्यान में रखकर समाज का निर्माण नहीं किया गया, बच्चों को ध्यान में रखकर स्कूल का निर्माण नहीं किया गया, बच्चों को ध्यान में रखकर टीचर का सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चों को ध्यान में रखकर समाज के अंदर किसी सुविधा को, किसी काम को, किसी नए इंप्लीमेंटेशन को नहीं चालू किया गया। बच्चों को ध्यान में रखा ही नहीं गया। रखा गया नौकरी को, पैसे को, कंपनी को, जमीन को, नाम को, रेपुटेशन को, इन चीज़ों को रखा गया। बच्चा कभी सेंटर में रहा ही नहीं। यदि माँ बाप को इतनी अक्ल होती तो बच्चा सेंटर में होता तो परिवार कभी ना टूटते, समाज कभी ना टूटता, गांव कभी पलायन ना करता, लोगों को अपने परिवार छोड़कर जाने ना पड़ते और लोग बेघर ना होते, लोग असुरक्षित ना होते, आज शहरों की तरफ ना दौड़ना पड़ता। भाग रहे हैं कि ये स्कूल दे दे मेरे बच्चे को, कुछ ये दे दे, कुछ ये दे दे, कुछ क्या है, लेना क्या है, कुछ पता थोड़ी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और मैं तो ऑफर देता हूँ, हर एक पेरेंट को एक ऑफर देता हूँ। यदि काउंसलिंग के बाद आपको लगता है कि हमने उन बच्चों को वो नहीं बताया, मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 15 साल है, 15 के 15 साल वो बच्चे कैसे जिया है मैं बताऊंगा, एक सवाल पूछे बिना, सिंगल सवाल पूछे बिना। और मैं ये हर माँ बाप को चुनौती देता हूं, यदि मेरी बताई गई 170 बातों में से, मतलब 170 एक हाइपोथेटिकल नंबर है, मतलब जितनी भी मैं बताऊंगा 170 में से यदि 170 की 70 सही नहीं है तो सारे पैसे वापस। तो फिर आप वो किस बिहाफ पे डिसाइड करोगे ना, कैसे आप वो चीज, वो मेरा अपना, वही तो सीक्रेट है कि मैं कैसे तय अच्छा, तो उसी चीज के आप, उसी चीज का तो है कि आपके यहाँ किसी ने काम ही नहीं किया इसके ऊपर। मैं ग्राउंड पे इस पे काम करने वाला पहला आदमी हूँ, इसके ऊपर रिसर्च करने वाला मैं पहला आदमी हूँ। लगभग 18 से 19 हजार बच्चों का, लोगों का एनालिसिस मैंने और मेरी 63 जो फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में उन्होंने किया था, और उसके बेसिस पर मैं ये कहता हूँ 170 बातें मैं सही बता रहा हूँ। यदि आपके पिछले 15 साल में आपके सही पकड़ रहा हूं तो मुझे यह भी मालूम है कि आपको खुश रहने के लिए क्या चाहिए, आपको जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए, मजा, जैसे आप बोलते हैं नशे में रहते, जैसे मेरी तरह नशे में रहने के लिए कि 24 घंटे नशे में रहो, आप खुश रहो, मस्ती में रहो, कोई फर्क ना पड़े कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। समाज की चिंता करते हैं लेकिन फिर भी खुश होकर कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, बदले में उनसे कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कोई ऐसा काम मिल जाए आपको कि जिस काम के लिए आप बने हो, फिर आप नशे में भी रहोगे और बदले में कुछ चाहिएगा भी नहीं, फिर आप मस्ती में रहोगे। तो आपका बच्चा मस्ती में कैसे रहेगा? यदि वो आपसे ज़्यादा अगर मुझे पता है तो ही आपको पैसे रखने हैं, क्योंकि मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ, वापस दे के भेज दूंगा। वैसे हर माँ बाप को मैं ये बोलता हूँ कि आपको यदि लगता है कि ये काउंसलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी आपने सोचा था, मेरे फीडबैक फॉर्म में नेगेटिव कमेंट लिखो, 20,000 रुपये छोड़ के बाकी पेमेंट वापस ले आओ। रिस्क क्या है भाई? 1.5 लाख वेस्ट होने का तो रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। और मैं ऐसे माँ बाप ढूंढ रहा हूँ, यदि आपके चैनल पर मिले। रिस्क कितना है? ओनली 20,000 का, कि कोई मजे लेने के लिए ना आए, रियलिटी में सीरियस बंदा आए। इसीलिए 20,000 भी मैंने सिर्फ इसलिए रखा है, नहीं तो पागल बना देंगे, कुछ भी लिखाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। कोई माँ बाप ऐसा हो जो ये कहता है कि मैं वो 1.5 लाख का रिस्क नहीं, 20,000 का रिस्क है, खाली 1,500 रुपये एडवांस जमा कराओ, अपने बच्चे के बारे में जानो, यदि एक लाइन भी गलत हो 20,000 छोड़ के पैसे वापस ले आओ, क्योंकि 90 लाइन तो सही बता रहा हूँ ना 100 में से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे पर करियर को लेके दबाव बनाते हैं, तो क्या वो दबाव सही है या गलत है? पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझना चाहिए सही तरीके से। देखो, दबाव बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माँ बाप जो चीज़ों को समझते हैं वो अपने तरीके से समझते हैं, और उनको समझना चाहिए बच्चे के तरीके से।
बच्चे के तरीके से वो तब समझ पाएंगे जब वो बच्चे को जानते होंगे, और बच्चे को जानने की कोई कला उनको सिखाई नहीं किसी ने, कोई तरीका उनको बताया नहीं। तो या तो माँ बाप को वो समझ होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक मॉडल दिया है, नीडर इंडिया चैनल है मेरा, उसके ऊपर एक मेरी ट्रेनिंग है 11 घंटे की, प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में एजुकेशन ट्रेनिंग ऐसा लिखा हुआ है, वो हर माँ बाप और हर टीचर के लिए है। आप वो ट्रेनिंग कर लो, घर बैठे करनी है, कोई पैसा नहीं है। पहले इस ट्रेनिंग का मैं 10.5 लाख रुपए लेता था। वो बेसिक ट्रेनिंग है, उसको करने के बाद ही आपको आपके बच्चे से रिलेटेड लगभग 90% सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उससे आगे की ट्रेनिंग मैनुअल होती है, वो आप समाज के लिए करते हो तो आप आ जाओ, उसके लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमीडिएटली पे नहीं कर सकते, तो उनको कहते हैं हम सीख लो, फिर सीखने में समय लगे 5 महीने 6 महीने 1 साल, वो आपके ऊपर है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पहले समझो बच्चे को, तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ करके वो माहौल दे दो बच्चे को कि बच्चा अपने आप रास्ता पकड़ ले, वो अपने आप कह देगा ना कि मम्मी पापा मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करने दो, तो मम्मी पापा उसको वो अलाउ कर देंगे, क्या दिक्कत है। मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत से सवाल सामने आते हैं, तो क्या भारत के अंदर मेंटल हेल्थ को एक मजाक समझा जाता है? देखो, मेंटल हेल्थ एक क्रिटिकल इशू है अपने देश के अंदर स्पेशली। पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते थे। तो ऐसा एनवायरनमेंट वो बना के रखते थे कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना कैसे बड़ा अच्छे समझते थे। जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर, गांव के गांव में एजुकेशन, गांव की चीज़ों से जुड़ी हुई व्यवस्था, कुदरती पानी, मिट्टी, खेत, पेड़, समाज, खेल, शादी ब्याह, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोएग्जिस्टेंस, ये सारे मुद्दों को समझते थे। तो नेचुरल हमारे जीवन का एक हिस्सा थे। तो स्पेशल हमें कभी किसी ट्रेनर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और ये होना भी सहज चाहिए। मेंटल हेल्थ के नाम पर दुकान नहीं खुलनी चाहिए। देखो, हेल्थ के नाम पर दुकान खुलनी नहीं चाहिए। आपको कोई तकलीफ है, उसको दूर करने के नाम का पैसा नहीं लेना चाहिए। आपकी जो ज़रूरत है ज़िंदगी की, जैसे पानी है, हवा है, भोजन है, आपका स्वास्थ्य है, ये सब चीज़ों का कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। न्याय है, न्यायपूर्वक, जिसका कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। लग्जरी के लिए पैसा लगना चाहिए, खाली आपको दिखाने के लिए कोई चीज़ लेनी है उसका पैसा लगो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जीने के लिए जो ज़रूरी है वो समाज को व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जो आपने मेंटल हेल्थ का सवाल उठाया, और जो दुकानदार मेंटल हेल्थ का सवाल उठाया, वो अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं दुकान चलाने के लिए नहीं करता हूँ। मेरी 63 फ्रेंचाइजी थी, पहले मैंने इनको बंद किया और मैंने बोला ये वाला कॉन्सेप्ट मैं हर गाँव में हर घर को देना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ। यदि आप समाज इसका निर्णय ले लेगा तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर बीच बीच में यदि समाज इसका निर्णय नहीं ले रहा है तो मुझे अपना घर चलाने के लिए लोगों से काइंड में, रिवर्स में, कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ तो तुम मेरे बच्चे के लिए कुछ करो, इसके लिए पैसा लेना पड़ता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों का कोई व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापारीकरण ने ही इस देश को, भारत को बर्बाद किया है। बिल्कुल। तो आज के टाइम जो मोबाइल एडिक्शन है, क्या वो शराब और बाकी नशों से भी ज़्यादा खतरनाक है? एग्जैक्टली। यदि आपका बच्चा आज शराब नहीं पीता और दूसरे सूखे नशे नहीं करता है और मोबाइल का एडिक्शन है, यकीन मानिए इससे अगला जो नशा होगा वो किसी ना किसी दारू या सूखे नशे का ही होगा। तो ये उससे बड़ा रूप है, क्योंकि डोपामिन का जो एडिक्शन है वो बहुत खतरनाक होता है। यदि वह आपके जीवन में सहज उपलब्ध नहीं है और उसके लिए आपको मोबाइल जैसी स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसका सहारा लेना पड़ता है, तो ये समाज की विफलता है, पेरेंटिंग की विफलता है, स्कूलिंग की व्यवस्था की, एजुकेशन सिस्टम की और व्यवस्था की, और राजनीति की, और हमारे नेताओं की, हमारे प्रशासन की, सबकी विफलता का निशानी है, जिसमें अगली पूरी जनरेशन को नशे की गर्त में डुबोने का ये रास्ता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि मोबाइल की एडिक्शन बाकी सारे नशों की शुरुआत है। और जो सोशल मीडिया आज के दिन चला हुआ है बिल्कुल पीक पे, तो सोशल मीडिया से जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट एंटी सोशल एलिमेंट इन द कंट्री। आज के टाइम पे सबसे एंटी सोशल चीज़ है वो सोशल नाम दिया गया है इसको। सोशल, भाई सोशल नहीं है, ये कुछ भी सोशल नहीं है। आपकी मर्जी से कुछ नहीं आता है यहाँ पर। जो वो लोग एल्गोरिदम में तय करते हैं वो चीज़ आती है यहाँ पर। जो वो प्रमोट करना चाहते हैं वो प्रमोशन होता है उसका। सजेशन में वो आएगा जो वो चाहते हैं।
सिस्टम वो बनेगा जो वो चाहते हैं। आपकी विचारों को पकड़ना, आपके विचारों को ट्रैक करना, आपकी मूवमेंट को ट्रैक करना और आपसे डेटा इकट्ठा करना सोशल मीडिया का मेन पर्पज़ है। सोशल मीडिया कहीं से भी सोशल है ही नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? आपके गांव में हम लोग आ रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी। हर गांव से ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे मुद्दों से सहमत हैं। असहमत होने वाले लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो सहमत हैं वो लोग अपने गांव की व्यवस्था पर काम करने के लिए आगे आइए। हम बातचीत के जरिए आपके गांव की हर समस्या का समाधान आपके गांव के लेवल पर कैसे किया जाए इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में अपने अपने गांव के ऊपर काम करने वाले युवाओं की फौज, जिनको उस काम के बदले कुछ नहीं चाहिए, वो तैयार करना हमारा पर्पज़ है, जिससे कि सारी सामाजिक बुराइयां खत्म की जा सकें, हमारे बच्चों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा सके, ऐसी शिक्षण व्यवस्था तैयार की जा सके जो अपने गाँव को बढ़ाती हो। तो उसके लिए अपने जनता सरकार मोर्चा के साथियों को नंबर 801 से लेकर 830 तक अलॉट हुए हैं। अपने अपने ज़िले को आप स्क्रीन पर आपको डाल दिए जाएंगे कि ये ज़िले के नंबर हैं। आप अपना ज़िला और अपना राज्य सेलेक्ट करके उन साथियों को व्हाट्सएप करके आप उनसे जुड़ सकते हैं और हमारी अगली ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। 74198889 और 801 से लेकर 830 तक, मतलब 801, 802, 803 ऐसा करके लास्ट के 3 डिजिट ये एक नंबर हम अलॉट किया हुआ है। आप सारे साथी जो भी जल जंगल जमीन जानवर का अधिकार गांव के पास रखना चाहते हैं, जो भी रोटी बेटी माटी और खेत खेड़ा खाप को आधार रखकर अपनी गांव की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जो शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा चाहते हैं, जो अपने गांव को अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से देना चाहते हैं, जो भारत को भारतीयता के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं, जो हमारे शहीद क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उनको वो भारत अपने गांव में अपने लेवल पर बनाना पड़ेगा। बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने देख लिया है, आपके नेता के पास, मुख्यमंत्री के पास, एमएलए एमपी जिला पार्षद ब्लॉक समिति सरपंच मास्टर वकील, किसी नौकर क्लर्क या जज, किसी के पास इतना समय नहीं है, चाहे डीसी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार, कानागो, पटवारी, किसी के पास कोई समय नहीं है, कोई समझ नहीं है कि आपके गांव पर काम कर सके। हर आदमी सिस्टम ये तैयारी कर रहा है कि आपको विस्थापित किया जाए, आपके विस्थापन पर काम करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। तो गांव विस्थापित ना हो, गांव के बच्चों को 100% रोजगार मिले, ऐसी शिक्षण व्यवस्था बने, और इस विषय पर जो भी काम करना चाहता है आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके गांव में आएंगे और अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए, अपराधीकरण को कम करने के लिए, गांव की मिट्टी को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए इस लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए। बल्कि आप अपना सहयोग करिए और हमें अपना सहयोग में इस्तेमाल कीजिए, ऐसा मेरा कहना है। आपको जो भी उचित लगे आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और काफ़ी टॉपिक ऐसे भी रहे हैं जिन पे चर्चा खुद करना चाहते थे हम, लेकिन समय की जो है थोड़ी पाबंदी है। और भविष्य में जो है हम यही उम्मीद करेंगे कि दोबारा आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा और जो नए मुद्दे देश में चल रहे होंगे जिन पर मतलब जो साथी हैं कमेंट होगा। बॉक्स में डाल सकते हैं आप किन किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं, हमारे विचार चाहते हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं और इस पर आप ले सकते हैं। तो भाई, आप सबको डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी के विचार कैसे लगे वो आप एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। यदि आपका कोई सवाल रह गया हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सवाल भेज सकते हैं, और जो भविष्य में चर्चा होगी, बातचीत होगी, उस समय जो है आप लोगों के विचार और सवाल जो हैं ज़रूर डॉक्टर साहब के साथ साझा किए जाएंगे। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान। जय हिंद, जय भारत।